तो आज अपन पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 1। पहले बताइए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पहली बार कहाँ पढ़ा था हम लोग ने? क्लास 9th में। चैप्टर का नाम क्या था? फोर्स। फोर्स था नाम, है ना? तो भैया ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है बताइए? कुछ 9th वाली बात बताइए, 9th क्लास वाली बात। क्या? एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है फिर वो तब तक नहीं हिलता जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और सर यहाँ कुछ लिखा हुआ है ना? बहुत अच्छा एनिमेशन भी है। जो ये कह रही है सौम्या कह रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या बताना चाह रही है? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बताना चाह रही है? लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर इसका मास m है तो कह रही है अगर इसकी स्टेट क्या है, ये अभी अगर रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे बना रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, है ना? तो एक्सटर्नल फोर्स किसी भी डायरेक्शन से लग सकता है ना? तो क्या मैंने इसके ऊपर अभी ये फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, क्या ये मोशन में आएगा? क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि सर फोर्स लगना चाहिए, तुमने ये तो नहीं बताया कोई फिक्स डायरेक्शन में। तुमने बोला फोर्स, हमने लगा दिया फोर्स, ये तो अभी मोशन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग सीखेंगे किसमें? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, है ना? और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी देखेंगे। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो लग रहा है, क्या उसके अपोजिट में कोई कैंसलेशन फोर्स लग रहा है कि लग रहा है? इस केस में क्या हो रहा है, आप किसी भी चीज को टेबल पे रख दो, जैसे मान लो मैंने बना दिया ये अपना हाथ ऐसे टेबल, ठीक है, पेन रख दी इसके ऊपर, अब इसको मैं ऊपर से ऐसे पुश कर रहा हूँ, क्या ये मोशन करेगा? नहीं, क्योंकि मेरा नीचे वाला हाथ भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, ठीक है, जिसको एक्शन रिएक्शन कह सकते हैं क्या? ठीक है। अब वहां पर अभी एक्शन रिएक्शन ना बोल के मैं आगे बोल दूंगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, लेकिन है ये रिएक्शन फोर्स ही, है ना? जब तक जिस भी सरफेस पे हम रखेंगे तो क्या होगा, वो सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाए, क्योंकि इसका एक खुद होगा एक मास और धरती माता इसको नीचे खींचेंगी जिसका बल होगा mg। ये सब 9th की बातें हैं, है ना? तो मैं सेफली कह सकता हूं कि ये बात आपको पता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अगर मैं कहूं कि मैं ये आप लोग बड़ा न्यूटन न्यूटन करते रहते हैं, मैं तो कहता हूं गैलीलियो साहब ना होते तो न्यूटन साहब कुछ कर ही नहीं पाते। ये बात तो विवादित हो गई, है ना? ये क्या कह दिया हमने? तो असलियत ये जान लीजिए कि सबसे पहले हुआ था गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, ठीक है? शुरू किसने किया? ये सब गैलीलियो साहब ने शुरू किया था, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो क्या कह रहे हैं? वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो कोई लॉ नहीं दे पाए। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे, वो एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखा दिया कि बोला भाई देखो ये है, कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो एक्सप्लेन किसी को नहीं कर पाए कि वो क्यों हो रहा है। तो उस क्यों का जवाब किसने दिया? न्यूटन साहब ने। इसीलिए जानते किसको है, ठीक है? स्टोरी शुरू कहां से हुई कोई ध्यान नहीं रखता, लेकिन खत्म कहां सबको याद रहता है ना? है ना? जैसे हीरोइन निकल रही है अपने घर से, है ना, निकली कहां से वो नहीं याद होगा, लेकिन अंत में उसकी शादी हो गई, हीरो से ये याद रहेगा। तो उसी तरीके से है। तो ये भाई साहब जो शुरू कर रहे हैं, सब कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा और पूरी रिसर्च इन्होंने करी। इनकी रिसर्च को किसने स्टडी करा? न्यूटन साहब ने, और दे दिया अपने 3 लॉ। इसमें पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? एवरी बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड का तो मतलब क्लियर हो गया होगा लास्ट चैप्टर से। यूनिफॉर्म मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अगर आपने 2 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकंड से ही मोशन करते रहेंगे थ्रू आउट द टाइम इंटरवल, जितने देर के लिए भी आप मोशन करोगे। यूनिफॉर्म वर्ड कहीं लग जाए तो मतलब उसका ये है कि वो कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया सर जी? यहाँ पर v क्या होगा? कांस्टेंट, और यहीं पर आगे लिख दीजिए a क्या होगा? 0। फिर आगे कुछ लिखा हुआ, इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि जिस भी स्टेट में है उस स्टेट बना रहेगा अनटिल अनलेस इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए, जिसके कारण क्या हो, इसका स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है? तो अगर अपन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस एनिमेशन को ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर दो एक अलग अलग टाइप के एनिमेशन है। देखा जाए मैं तो ये नहीं कहूंगा कि दोनों आपके लिए इस इनर्शिया में, ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, अगर इसकी बात करें तो ये बस में है भाई साहब हमारे, ठीक है? कहाँ है? बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और बस वाला ड्राइवर क्या है भाई? धूम मचा ले, है ना? और खूब तेज लेके चल रहा है, ठीक? अच्छा भाई साहब देखो, अगर ध्यान से देखो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया होगा। बस में बैठे हैं और बस से बाहर देखेंगे चीजें पीछे जा रही है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है इसका? इतना तो क्लियर हो गया होगा, है ना? बचपन से देख रहे हो खिड़की पे बैठ के बस की, ठीक?
अब ये भाई साहब जो है ऊपर देखो छत से जुड़ा हुआ एक पाइप है, उससे उन्होंने एक हुक है जिसको ये पकड़ के खड़े हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, गिर ना जाए। क्यों? ये समझदार आदमी है, पढ़े लिखे हैं, फिजिक्स जानते हैं, है ना, है ना। चलो ध्यान दो, आज कोई बकरा नहीं फंसा, है ना, नहीं तो अगर कोई मिल जाता बदमाशी करते उसी को बना देता मैं। चलिए, तो हुआ क्या, जैसे ही अब धूम मचाने चला रहे हैं तो ब्रेक तो मारना ही पड़ेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं तो। अब क्या हो रहा है, जैसे ही चेंज हुआ स्टेट का, तो देखो ये जो इनका पाम है वो किससे जुड़ा हुआ है, सरफेस ऑफ द बस या फिर बस के कांटेक्ट में है। तो जितनी स्पीड से बस मूव करेगी उतनी स्पीड से इनके बॉटम जो है लेग्स इनके मूव करेंगे, ठीक। लेकिन इनका जो हेड है, ये इनके यहाँ पर एक डिस्टेंस है ना, सेपरेशन मानते हैं, कोई हाइट h है, ठीक। अगर मैं बोलूं तो पूरी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होगी, है ना। तो एक चीज मुझे ये बताओ, तो ये सब पार्टिकल हैं, ठीक है, इनको कोई बीमारी नहीं है भाई साहब, इनके छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। अब जब ये आराम से खड़े, जब तक ब्रेक नहीं लग रहा तब तक सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी या स्पीड से मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी और स्पीड तो एक ही हो गया, ठीक है। गलत कह रहा हूं क्या मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था भाई, एक डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, यूनि डायरेक्शन। यूनि मतलब जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, नाक के सीध में आप चल रहे हो, ठीक है, अगर आप सीधी रेखा में चल रहे हो तो सीधी रेखा में चलते रहोगे, वापस भी नहीं आ सकते। ऐसा मोशन करोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर रहेंगे, तो स्पीड और वेलोसिटी हमेशा बराबर रहेगा। तो मैं उस केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे ही ब्रेकिंग हुई तो ये वाला स्टेट तो करीब है सबसे ज्यादा, तो ये तुरंत क्या आ गया, जो भी स्टेट चेंज आया उस स्टेट के साथ साथ चल रहा है, ठीक। एक चीज पढ़ी थी तुमने कभी जिंदगी में, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ी है क्या, है ना, जूनियर क्लास में पढ़ाया था, है टॉर्क होता है ना, टॉर्क वो कुछ पढ़ा, वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बहरहाल मैं टॉर्क में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो देख सकते हो इस पॉइंट को, इनके जो सर है, खोपड़ा जो है वो एक ऊंचाई पर है, और देखो सरफेस से ये 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर। तो जिसको अगर थोड़ा सा डिटेलिंग आती होगी वो कहेगा सर ये तो मोमेंट ऑफ फोर्स हो रहा है, इसीलिए भाई साहब जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया। और जिसको नहीं आता है उसके लिए 9th क्लास में चले जाते हैं, तो क्या होगा भैया, इनर्शिया कहता है कि आप सडन चेंज को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। जैसे तुम आए थे, तुमने कॉपी में नोट्स बना रखी थी, देखो अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, तुम कॉपी में नोट्स बना रखे थे, मैं कुछ पढ़ा रहा, तुमने कहा मैंने लिखा हुआ है मैं दोबारा क्यों लिखूं। वो क्या था, तुम क्या शो कर रहे थे, इनर्शिया शो, मतलब हेजिटेशन होता, दोबारा लिख रहे हैं यार, है ना। इनर्शिया यही होता है। जैसे मम्मी कहते हैं चलो भैया पढ़ो, और मम्मी कहते हैं लो बेटा मोबाइल लो, पबजी खेलो दिन भर, तो तुम क्या करोगे, पबजी तुम ऐसे पकड़ लोगे और लो दिन भर बैठे हैं, खाना वाना सब भूल गए, और पढ़ने के लिए बोल दिया तो अरे मम्मी रुको अभी थोड़ा पैर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है ना। बहरहाल ये क्या है, यही आपका इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कि आप चेंज को अपोज करोगे, अपनी स्टेट ऑफ चेंज को अपोज करोगे। तो हुआ क्या, जो पार्टिकल करीब हैं वो तो जुड़े हुए हैं, उनके साथ चलना पड़ गया, लेकिन जो दूर हैं वो पहले से क्या है, अभी अगर रुका हुआ तो रेस्ट पे है, और जैसे ही या फिर मोशन में भी है तो आपकी एक स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, अब जैसे ही आप यहाँ वाला पार्टिकल रुका तो इसने क्या कर दिया, सडन चेंज ऑफ मोमेंटम पॉसिबल नहीं था, इसीलिए ये क्या चला गया, पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अगर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, एक ग्लास ऑफ वाटर को, ये बड़ा करते हैं लोग यूट्यूब पे, आजकल तो 10th पास भी यूट्यूब पे यूट्यूबर स्टार हैं, है ना। तो उन्होंने क्या करते हैं, एक रुमाल ले लेते हैं और ग्लास में पानी रख देते हैं और फिर रुमाल को झटके से खींच देते हैं। होता क्या है, रुमाल तो चल दी भाई, लेकिन ग्लास हैवी है और वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। वो पहले से रेस्ट पे था तो वो बाद में भी रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि आप बहुत हाई रेट पर चेंज कर रहे हैं और इनर्शिया कहता है कि हम नहीं जान लेंगे, है ना। तो इसीलिए ग्लास क्या रहता है, वहीं रह जाता है और रुमाल निकल जाती है, और वहां हो जाता जादू हो गया, है ना। तो ये वाला जादू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो आपको ये समझना है कि कोई जादू दिखाएगा, अरे हटाओ यार ये इनर्शिया है, क्या है, इनर्शिया, ठीक है। आगे में देखिए क्या है, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स, इस एनिमेशन का क्या एम था मेरा, कि देखो ये टर्निंग करना चाहते हैं ना, तो अपने एक एक्सटर्नल फोर्स, हैंडल पर तुम हैंडल घुमाते हो तभी घूमती है, खुद से घूम जाती है। तो तुम अपने हाथ से क्या करो, एक्सटर्नल फोर्स स्टीयरिंग को दे रहे हो, स्टीयरिंग क्या कर रही है, टायर्स पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, जिससे कि टायर क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो इसका भी स्टेट चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये हो सकता है क्या भाई आदित्य, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ जाएं।
आगे देखिए, this law defines the force and state that force is a factor which can change the state of object, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि इसके पहले अपन पढ़ रहे थे मोशन, है ना, इसके पहले चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन। तो मोशन क्या होता है भाई, मोशन का कॉज नहीं पढ़ा हमने मोशन को स्टडी किया कि कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं, ठीक है, मोशन का अलग अलग स्टेट क्या हो सकता है, ये सब पढ़ा ना लास्ट चैप्टर में। इस चैप्टर का एम क्या है कि कॉज ऑफ मोशन, मोशन हो क्यों रहा है ना, इस चैप्टर का पूरा एम क्या है कि मोशन हो क्यों रहा है, उसका कॉज क्या है, इसका समझ में आ गया कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, बिकॉज देखो लिखा हुआ है फोर्स इज अ फैक्टर व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मोशन क्या होता है बताइए, बताओ, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे मैं यहाँ से इस एज से इस एज तक जा रहा हूँ, तो मैं कैसे बता मैं मोशन कर रहा हूँ, तुम देख रहे हो स्क्रीन का एक छोर देख रहे हो और दूसरा तुम देख रहे हो कि पुराने वाले आपके हिस्से से मैं दूसरे वाले हिस्से की तरफ आ गया। तो तुम क्या मुझे नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको देख के बता रहे हो कि मैं मोशन में हूं या नहीं हूं, ठीक है, नोट कर लें। तो डेफिनेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज द पुश और पुल which changes or tends to change the state of rest or uniform motion। समझ में आ रहा है? yes. तो फटाफट नोट कर लें। चलिए भाई देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट। तो फोर्स अपन समझ चुके हैं, इसको दोबारा रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, जरा पुल और पुश समझ लेते हैं, है ना। मैच कर रहा है कोई इसमें, है ना, वो देख रहे कौन मैच कर रहा है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन ठीक है स्मार्ट लग रहा है। देखो ये पुश कर रहा है ना, पूरी जान लगा के पुश कर रहा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये स्मार्ट हो गया, देखो रस्सी वस्सी बांध के लेके आया, है ना, कि चलो भाई इसको क्या करते हैं, पुल करते हैं। अपन इसके ऊपर एक स्टडी करेंगे कि पुश करना आसान है कि पुल करना, किसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना आसान है या पुल करना आसान है, इसको स्टडी करेंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत मौका मिलेगा। एक यहाँ एक बार इसको रीड करने की क्या जरूरत है मुझे, क्लियर हो चुका है फोर्स क्या है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो फोर्स जब लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जरूरी थोड़ा है कि एक ही फोर्स हो, है ना। जैसे मान लो जैसे ये भाई साहब है ना, ये ठीक, ये पुश कर रहे हैं पुल कर रहे हैं, कोई भी एक केस ले लो। अब यहाँ से कोई आ जाए, ठीक है, यहाँ से एक मेरा भी तो कैरेक्टर होना चाहिए यहाँ पर, है ना। ये आ गया मेरा निब्बा, है ना, वो कह रहा है हम तो विलन है। अब ये भाई को जो है पैंट वैंट पहना दें। अब ये क्या कर रहा है, इधर से ये पुश कर रहा है ना, दोनों कर रहे हैं। तो जरूरी थोड़ा है कि एक ही फोर्स लगे, दो फोर्स हो गए ना। अब कहने का मेरा मतलब क्या है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, कहीं भी रिजल्टेंट वर्ड देख लो, इसका मतलब है कि मोर देन वन कंपोनेंट है। मतलब मोर देन वन कंपोनेंट का मतलब कि मोर देन वन वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी क्या है, हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बल। तो इसका मतलब है कि एक बल ये भाई साहब लगा रहे हैं, एक ये लगा रहे हैं, ठीक। तो दोनों का कंबाइंड का एक रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक है। मतलब यहां से अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है बेटा, तो ये अगर ये F1 है और ये क्या है, ये F2, तो ये देख रहे हो कि दोनों अपोजिट में है। इसका मतलब है क्या होगा, कैंसिल होगा। तो उसके बाद भी अगर ये ब्लॉक इधर से आ रहा है, इसका मतलब है ये कमजोर पड़ गए, है ना। ये निब्बा जो है ये कमजोर पड़ गया, है ना, खाया पिया था नहीं, ये देखो ये तंदुरुस्त है, इसने इसको खसका दिया, ठीक। इसका मतलब है कि F1 माइनस F2 ये आपका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। ऑन सीरियस नोट, आपको ये समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने, माइनस, देखो ध्यान से, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी इस केस में कैसे पता चला मुझे, मैंने बस ध्यान से देखा तो लॉक का मोशन देख रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन का फोर्स डोमिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। दोनों की वैल्यू लेते हैं, इसको ले लेते हैं अपन 3 न्यूटन, इसको लेते हैं 2 न्यूटन, कितना, ठीक। तो आपको पता है आंसर क्या आएगा सर, नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। तो आप कहेंगे सर ये 1 न्यूटन के फोर्स से ब्लॉक मूव कर रहा है, कितने फोर्स से, 1 न्यूटन से। आप ये कभी नहीं कहेंगे 3 और 2, आप बोलेंगे रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, जिसके कारण ये मोशन कर रहा है, वो कितना है, 1 न्यूटन, ठीक है। समझ में आ रहा है रिजल्टेंट का मतलब क्या है। अब यही चीज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या है, अ नॉन जीरो रिजल्टेंट
मतलब ऐसा केस जैसे लास्ट में हुआ था कि F1 माइनस F2 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया, ऐसा केस जब कोई ना कोई ज्यादा होगा। फोर्स में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी, तब फोर्स आपका कुछ ये 4 पॉइंट्स आपके मेंशन किए मैंने, इस तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा किसके ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर। पहला क्या है, ये चेंज कर सकता है स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड क्यों लिखा, मैंने ये माना कि पहले से वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हमने ऐड कर दिया फोर्स, तो हो सकता है स्पीड बढ़ जाए या घट जाए, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। और क्या हो सकता है, अगर मान लेते हैं रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो ये 0 था, 0 से कुछ चेंज हो जाएगा, तो चेंज इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्पीड। आगे क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर तुम सीधे भागते हुए आ रहे हो, ठीक, कोई साइड से आए, ठीक, तुम्हें अपोज ना करे, सिर्फ तुम्हें क्या करे, हल्का सा पुश दे और तुम्हारा डायरेक्शन चेंज कर दे, तो क्या तुम्हारी स्पीड चेंज होगी, नहीं, हमें सिर्फ क्या किया, उसने डाइवर्ट कर दिया। या मान लो कोई ऐसे एक ट्रे रखी हुई है, ठीक है, आपकी ट्रे रखी हुई है वो एस्केलेटर वाली, ठीक, वो कहीं जाके इस प्रकार से जुड़ रही है ना, ये एस्केलेटर, ठीक, और ये क्या किया, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर था मेरा, ठीक है, मेरा क्या ये टेम्परेरी, आप इसके ऊपर ऐसे जा रहे हो, ठीक है, भागते हुए, क्या किया, यहाँ से क्रेन लगाई मैंने, और ये लो भाई, ये हुक है मेरा, ये हुक बहुत सुंदर है मुझे पता है, अब इसको उठा के मैं कहीं और ले आके कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या किया मैंने एक्सेलेरेटर फोर्स लगाया है, इस एक्सेलेरेटर उठा के कहीं और लगा दिया, तो आप कहीं और चले जाओगे, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। या यूज समझ लो, सबसे आसान तरीका, सीढ़ी देखिए, सीढ़ी लकड़ी वाली, है ना, लकड़ी वाली सीढ़ी पे अगर कोई देखो ध्यान से, अगर बदमाशी करे तो उसको उठा के कुछ बच्चे डराते हैं जो चढ़ रहा है ना, तो उस लकड़ी वाली वो हल्की भी होती है, वो आसानी से कर सकते हैं, उठा के कहीं और लगा दो, या फिर उठा के ऐसे छोड़ दो, ठीक है, तो तेरा ही खाने जा रहे हैं, ठीक, तुम्हारा सिस्टम नहीं करना है, तो चेंज करना मतलब एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी चेंज करने के लिए। और अभी भी जिसको समझ नहीं आया उसके लिए क्या भाई, देखो ये एनिमेशन यहां से आ रही है कार, अब क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो किसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया हम लोग ने स्टीयरिंग के ऊपर लगाया, ठीक है। आगे इट में चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, तो एक चीज मुझे बताओ, जब गाड़ी घुमाते हो तो स्पीड कम करते हो या सीधे घुमा देते हो, कम करते हो ना, और जो अनाड़ी होते हैं क्या कहते हैं, स्टंट करते हैं, तो क्या होता है उनके पैर वैर छिल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, क्योंकि वो घुमा देते हैं और उसके बाद फिर वो रोड के साथ साथ कहीं गिरे कचड़े में मिले होते हैं हम लोग, है ना, या तो वो छोटी गंगा में गिर जाते हैं, छोटी गंगा पता है ना, ठीक है। चलिए, तो ये आप कभी मत करना, स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगा, ठीक है। आगे इट में चेंज द साइज और एंड शेप ऑफ द बॉडी। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर किसी बलून के ऊपर अपन फोर्स लगाते हैं तो क्या उसका साइज छोटा या बड़ा नहीं होता है ना, तो इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द, नहीं वो तो परफेक्ट है ना, वो तो मम्मी की चप्पल उड़ती हुई आ रही है और आपके एकदम गाल पे चिपक जाए तो क्या होगा, गाल थोड़ी देर के लिए लाल के साथ साथ अंदर भी हो जाएगा, ठीक है, तो वो तो बेस्ट है, नहीं होता क्या, अच्छा कभी खाइए, चलिए ठीक है। यूनिटन में भैया देखो हम तो मार खाए इसलिए हमको पता है कि होता है, लिखना है तुम तो यार दुख दे रहे हो यार, चलो अच्छा लिख लो, कोई बात नहीं, लिखो कहाँ पहुंचे ऐसे, देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट। अच्छा यूनिट तो हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे, है ना, कैसे 9th क्लास में पढ़ा था सर, फोर्स इक्वल टू होता था मास इनटू एक्सीलरेशन, मास हो जाएगा सर किलोग्राम में और एक्सीलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और इसको और क्या कह सकते हैं सर, न्यूटन सामने खोजा था तो न्यूटन के नाम पर हमने यूनिट बना दी। अच्छा ये तो हो गई आपके एसआई की, ये एम के एसआई में क्या होता है, सेम होता है न्यूटन, और ये अदर यूनिट लिखा हुआ किलोग्राम वेट या फिर किलोग्राम फोर्स, ठीक, यहाँ पर ये सीजीएस में क्या जाएगा, किलोग्राम क्या बन जाएगा ग्राम, और ये क्या जाएगा ग्राम फोर्स, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है डाइन, ठीक है, डाइन, इसको अगर चाहें हम लोग यहीं से लिखेंगे बेटा, देखिए ये एसआई यूनिट थी, ये क्या थी एसआई यूनिट, सीजीएस में क्या हो जाएगा, कृष्णकांत दिक्कत हो रही होगी, है ना, सुनो ध्यान से, तो आपका जो फिजिक्स है उसमें जब आपकी फिजिक्स बनी तो उसमें कुछ चीजों को आपने पहले से एज्यूम किया हो, क्योंकि कोई चीज डिफाइन नहीं कर सकते,
जैसे अपन मैटर को डिफाइन नहीं कर पाए कभी, मास को डिफाइन नहीं कर पाए, लेंथ को नहीं डिफाइन कर पाए, तो कुछ पैरामीटर ऐसे जिसको कहा गया फंडामेंटल, क्या कहा गया, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है बॉस। अब इस फंडामेंटल में तीन चीजें रखी गई थी, सबसे पहले मास, लेंथ और टाइम। ठीक है। अब भाई साहब जो मास है इसके लिए भी आपके 4 यूनिट सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीजीएस और एलपीएस, एसपीएस। तुम्हें यार चेंज कर दे रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, और सबसे आगे क्या होगा? ठीक है, ये तीनों का नाम ही पढ़ लो तो आंसर आ जाएगा। ये मास, लेंथ, टाइम को दिखा रहे। ये क्या है भाई? लेंथ। ये हो गया फूट। ठीक है, और ये पी क्या है? पाउंड। पाउंड मतलब मास। एस क्या है? सेकेंड। सीजीएस में सी फॉर लेंथ का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। जी फॉर ग्राम। फिर एस फॉर सेकेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा किलोग्राम में, और लेंथ हो जाएगा मीटर में। ये पहला तो लेंथ का होता है ना, तो मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। इसी का छोटा भाई है एसआई। इसमें 3 होते थे, इसमें कितनी क्वांटिटी कर दी गई? 7। कितनी क्वांटिटी? 7 क्वांटिटी। तो पता तो है यार तब तुमको। तो यहाँ से अगर सीरीज बनाए तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम को लिख देंगे ग्राम में, मीटर लिख देंगे सेंटीमीटर में, और नीचे आ जाएगा, और इसी को कहते हैं डाइन। इसको और क्या कहते हैं? ठीक है भाई साहब, डाइन। संस्कृति बहुत तेज से डाइन बोली, कुछ फीलिंग आ गई। नहीं मतलब मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, मतलब ऐसा उसने सोचा होगा। तुम हंस क्यों रहे हो यार? इसमें हंसने ऐसा कुछ था नहीं। देखिए ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा हंस रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन अबव यूनिट। ठीक है, इसको कन्वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो कैसे करोगे? 1 किलोग्राम वेट क्या होगा? 9.8। 1 ग्राम वेट क्या होगा? 980। ये सब याद करने के न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये तो प्रूफ करेंगे अपन। करोगे? कर लो यार। 1 किलो न्यूटन को लिखो पहले इस फॉर्म में, ऐसा ही फॉर्म में। ठीक है, करना है तो सीखो। किलोग्राम क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक, जरा करके दिखाओ मुझे। किलोग्राम को किस में लिखना पड़ेगा? ग्राम में। तो ये जाएगा 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में 100, और सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा बॉस। देखो 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, क्या बन गया? 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर उसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते? संस्कृति कुछ नहीं, ध्यान दे। आज बर्थडे भी, लेकिन तुमने इतना अच्छा बोला, तुमने कहा डाइन है ना? डाइन की डाइन? अच्छा, डायन बोल दीजिए सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए। नोट कर रहे हो? क्या कर लो भाई, कर लो फटाफट कर लो। हो गया सबका? सत्यम आगे बढ़े। शहनवाज कह रहे हैं हम तो नोट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रक पे बैठे हुए हैं ना। अब ये हुआ, देखो ये बहुत अच्छा फिट हो रहा है। देखो शहनवाज, देखो हुआ क्या, पीछे सत्यम आ रहे थे। अब तुम आगे देखने को या सत्यम को देखने लगे, देखो पीछे देखेगा ना। और ये ड्राइवर कौन है? और कौन? हर्षित चला रहे हैं। हर्षित ने लगा दिया ब्रेक। अब शहनवाज ढूंढ रहे हैं, है ना? और सत्यम कहाँ है? गायब हो गया वो तो ये है सिस्टम इसमें। तो ये हो क्या रहा है? अगेन वापस से मोमेंटम वाला केस हो गया। यार असिस्टेंट मत करना यार तुम लोग कोई। चलिए फिर पढ़ते हैं। इनर्शिया की बात कर रहे हैं। इनर्शिया इज द इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस। जो इंपॉर्टेंट है बस वही देखो। एनी चेंज, ठीक है, जो आपके अंदर बहुत ज्यादा है ना? In its state, mass of a body is the measure of its inertia of translation motion. Translation motion मतलब क्या होता है पता है आपको? बहुत पहले सीखा था हम लोग ने, है ना? अगर ट्रांसलेशन मोशन होता है तो कहते हैं अगर फोर्स के डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, आपका मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपने फोर्स इधर लगाया तो आपका मोशन किधर होगा? इसी के डायरेक्शन में होगा, तभी इसको कहेंगे हम लोग ट्रांसलेशन मोशन, नहीं तो आपका नहीं होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन को ही लीनियर मोशन भी कहते हैं। कहाँ पढ़ा था? 9th क्लास में पढ़ा था पहली बार। ठीक है,
कहाँ लिखा हुआ है? पहले पन्ने पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी के। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेना। तो क्या कह रहा है? इनर्शिया क्या है भाई ट्रांसलेशन मोशन के लिए? इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, ऑफ हैवियर मास एंड वाइस वर्सा। तो अगर आपका देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है इस केस में। देखो हो क्या रहा है, ट्रक नहीं पलट रही है, लेकिन ये जो सैनमाज हैं दोनों में अंतर क्या है? दोनों पे बराबर इफेक्ट लग रहा है, लेकिन इनर्शिया क्या कह रहा है? अभी उसको लास्ट लाइन पढ़ो। हैवियर मास का स्टेट चेंज करना कठिन होता है कंपेयर टू लाइटर मास। तो हुआ क्या, हाई स्पीड पे मूव कर रहे थे, जैसे ही ब्रेक लगाया तो ये इनकी स्पीड क्या है अभी भी जो पहले आपकी ट्रक की स्पीड थी। मान लो ये चल रहे हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। सुनो ध्यान से, ये हो गया आपका 200 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है जस्ट बिफोर द ब्रेकिंग सैनमाज की स्पीड कितनी है? 200 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ, बहुत कम टाइम इंटरवल में ये ट्रक तो रुक गई, लेकिन ये भाई साहब 200 किलोमीटर से कहां जा रहे हैं? घूमने। अरे आगे वो सब सिस्टम बना रखा है, स्विमिंग पूल, उसी में जाके गिरेंगे, है ना, कुछ नहीं होने देंगे तुमको, टेंशन मत लो। ठीक, लोग बना दे रहे तुम्हारे लिए यहाँ पर, ये स्विमिंग पूल है इसको भी क्रॉस कर गया चलो ठीक है। तो ये समझ में आया रीजन क्या है? ठीक है, रीजन क्या है कि इनकी स्टेट नहीं चेंज हो पाई उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की वजह से, और इनका मास भी क्या है? कंपैरेटिवली बहुत कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ बॉडी इज क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल मेजर ऑफ बॉडीज इनर्शिया। तो मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना कम होगा। लार्जर द इनर्शिया ऑफ बॉडी मोर विल बी इट्स मास। ठीक है, चलिए कोई बात। अपन अब इसके बाद इसको देखेंगे डाई के फॉर्म में, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हो गया? ठीक है, अब देखिए, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी। बेटा पढ़ ले, ठीक है, क्या हो गया? छूट गया तुम्हारा? चलो यार, तुम्हारे बिना कहाँ जाएंगे जल्दी। इनएबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अपनी स्टेट को आप खुद ब खुद चेंज ना कर पाए। The inability of body to change its state of rest by itself। तो ये कैसे चेंज होगा? जब उधर से एक हमारी मम्मी की चप्पल उड़ती हुई आएगी तो ऑटोमेटिकली ये रेस्ट से मोशन में आ जाएंगे। समझ में आया? तो वो चप्पल क्या कर रही है? वो आपको एक्सटर्नल फोर्स की तरह दिख रही है ना। तो यही है, न्यूटन साहब ने बताया था कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक अपने स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए। व्हेन वी शेक अ ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, ये क्या हुआ था? यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो सब जड़ है। हवा ना चली होती, है ना, एप्पल ना गिरा होता, न्यूटन साहब की घंटी ना बजती, है ना। अच्छा, वैसे इस स्टोरी का कोई वैलिडिटी है नहीं बॉस, ये सिर्फ बनाई हुई स्टोरी है। ठीक है, बहरहाल आपको ये समझ में आया ये क्या रहे हैं? जब वो ब्रांचेस को हिलाते हैं बहुत तेजी से तो सडनली क्या हो रहा है? ब्रांच से अटैच होता है आपका जो भी फ्रूट होता है, तो फ्रूट क्या है? ब्रांच के साथ रेस्ट पे है, लेकिन अब ब्रांच तो मोशन में आ गया, लेकिन फ्रूट किस में रह गया? रेस्ट में रह गया। जिसकी वजह से वो क्या होता है भाई, अब उसका जो बॉन्ड है बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होती है ना वो जो जिससे कनेक्टेड होता है, तो उसका वेट भी ज्यादा होता है। सडनली क्या होगा? इनर्शिया मास से डिपेंड करता है। तो फ्रूट का मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, डाल तो मूव हो जाएगी, लेकिन वो जो जिससे तना जिससे कनेक्टेड है वो तो भैया टूट जाएगा। और क्या होगा? वो नीचे न्यूटन साहब के सर पे फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे है ना, तब से पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? व्हेन अ बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली, ये तो बहुत होता होगा अगर कभी ट्रेन में गए होगे तो, है ना। जब रुक जाती है ट्रेन और सडनली आप स्टार्ट करता है तो पहली बार झटका लगता है ना। तो वो रीजन क्या है? इतनी हैवी होती है ट्रेन, हमारी इंडियन ट्रेन तो वैसे ही माशाल्लाह, है ना, भयंकर, इतनी भारी कि भैया अगर वो कुछ भी आ जाए तोड़ते निकल जाएगी, है ना। तो उसका मास ज्यादा, तो इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए हमें क्या लगता है? झटका लगता है। द पर्सन सिटिंग इनसाइड टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। अगर ट्रेन आगे जा रही है तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे, है ना। व्हेन अ हॉर्स स्टार्ट ऑफ सडनली इट्स राइडर फॉल्स बैकवर्ड, ये भी देखा होगा, है ना। कुछ लोग गिर भी जाते हैं घोड़े से, है ना।
अब वो रेस्ट पे बैठे हुए हैं, सडनली वो क्या होगा भैया वो भागने लगे, तो ऊपर जो बैठा है वो क्या होगा, वो बैकवर्ड ऑब्वियसली देखो हर बार देखो उसका जो कमर होगा वो नहीं जाएगा, उसका अपर जो पार्ट है वही पीछे की तरफ झुकेगा, है ना। रीजन क्या है, वापस से बताया था ना कि जो सरफेस से अटैच रहेगा वो सरफेस के साथ चलेगा, और जो पार्ट सरफेस से दूरी पर रहेगा वो क्या होगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। और आगे चल के अभी तो इनर्शिया खेल रहे हैं, आगे चल के बोलेंगे सूडो फोर्स लग गया, क्या कहेंगे, सूडो फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, a coin is placed on cardboard and this cardboard is placed over a tumbler such that coin is above the mouth of tumbler. Now if the cardboard is suddenly removed, cardboard हटा दिया with a sudden jerk, then the coin falls into the tumbler. कहने का मतलब पता है क्या, ये टम्बलर चेक करना पड़ो, हम बता रहे हैं, एक बॉटल ले लो, ठीक है, बहुत अंग्रेजी लिखने होती है ऐसे भयंकर भयंकर, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया, इसके ऊपर एक कॉइन रख दिया, ठीक। अब अगर कार्डबोर्ड को झटके से खींचने में क्या होगा, वही तो कह रहा है, ठीक है। तो क्यों हुआ, कॉइन तो रेस्ट पे ही रहेगा, और जिस प्लेटफॉर्म पे रखा था वो मोशन में आ गया। इनर्शिया कहता है कि रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे बने रहोगे, तो उसका जैसे ही रेस्ट पे रहा उसके बाद देखो जमीन खसक गई, धरती माता का नहीं बेटा क्या होगा, तो नीचे mg लग गया नीचे, इसलिए वो फॉल कर गया। तो फॉलिंग वाला तो आपको पता है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हम लोग ने पढ़ा हुआ है अच्छे से स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये आखिरी वाला तो आप समझ ही सकते हो क्या हो रहा है, क्या गद्दा पीटा है कभी, मम्मी लोग कहती है ले जाओ बेटा छत पे धूप दिखा दो और ये लो इसको पीट डालो, है ना। तो जब पीटते हो तो ये धूल कैसे निकलने लगती है, अगेन वही केस है, जब आप पहले स्टेट क्या होगा, खुला रहता है गद्दा, जैसे ही उस पे आप फोर्स लगाओगे वो दब जाएगा, और बहुत हाई रेट पे आप मारते हो ऐसे तो फूट रहे हो किसी को, है ना। तो क्या होगा, वो जैसे ही कंप्रेस होगा तो क्या होगा, सडनली चेंज हो गया स्टेट उसका, तो डस्ट कहाँ है, उसी गद्दे के अंदर ही है ना, तो वो तो रेस्ट पे थी, आपने जैसे उसको हाई स्पीड से प्रेस किया वो बाहर ही रह गई और गद्दा दब गया, और आपको लगता है कि धूल बाहर आ गई, है ना। धूल वही थी पहले भी और बाद में भी, बस आपने क्या कर दिया, उसकी जमीन खसका दी। क्या कर दिया, आपके नीचे जमीन खसका दे, कहाँ जाओगे, नीचे ही जाओगे ना। वैसे धूल के साथ होता है बेचारे के साथ, है ना। वो आराम से बैठा है, तुमने गद्दा ही चिपका दिया तेजी से और गद्दे बाहर आ गई, है ना, इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इट इज, अब अगेन आप अगर बहुत तेज स्पीड में भाग रहे हो, सडनली क्या हो, अगर आप ध्यान से देखो तो आप रुकने में क्या लगता है, टाइम लगता है ना, तुरंत नहीं रुक जाओगे। अगर भागने लगोगे तो क्या होगा, अगर तुरंत रुक जाओ क्या होगा बताओ, हाँ ये कोई एक्सपीरियंस बोलता है ना, मुंह के बल गिर जाएंगे, ठीक है। क्या होगा ये देखो, ये अलग लेवल के इमेजिनेशन है, दांत टूट जाएगा, सही है, नाक भी टूट जाएगा। यार ये तो गलत है, रेसिस्ट नहीं बन सकते यार आप, ठीक है, मजाक हल्का हल्का ठीक है, तुम तो फीलिंग ले रहे हो, पूरा मुंह चपका हुआ है पूरा, मतलब स्कैन करते हो, देखते रहते हो उसको, तो फोटो नहीं बैठे हो क्या नहीं, ऐसा बेस्ट फ्रेंड ठीक नहीं है कि आप फोटो देख रहे हैं। यार देखो अभी परमिशन मिली नहीं है, अभी इंडिया में परमिशन मिली नहीं है भाई साहब, ठीक है, आराम से। Inability of a body to change its state of uniform motion by itself, ठीक है। तो अगेन अगर आप किसी अगर यूनिफॉर्म मोशन में मान लेते हैं कि आपका क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, तो आप सडनली रेस्ट पे नहीं आ सकते हो, यही इनेबिलिटी कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब क्या होगा, आप क्या करते हो, क्योंकि नहीं सर हम तो आ जाते हैं ब्रेकिंग करते हैं ना, ब्रेक लगाते हैं, है ना, ब्रेक लगाते हो तो भैया आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हो, वो एक्सटर्नल फोर्स क्या मदद कर रहा है आपकी, आपको रेस्ट पे ले आ रहा है। और उसमें भी ऐसा नहीं होता ब्रेक लगाते ही गाड़ी नहीं रुक जाती है, अगर बहुत तेज लगा दोगे तो स्किडिंग हो जाती है, स्लिप कर जाती है ना, देखा है कभी ये चीज, ठीक। आगे वो एक स्कूटी वाला ब्रेक होता है, वो अलग टेक्नोलॉजी है ना, नहीं वो देखा होगा जैसे हम लोग ने वो हैंडल में ब्रेक देखा है, अभी मैंने इन्वेंशन देखा इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में, वो उनकी चप्पलें घिस जाती हैं, एक प्राणी है उनकी चप्पलें घिस जाती है क्योंकि वो उनका जो है पैर जो है वो ब्रेक है, सामने कोई आ गया हैंडल छोड़ देंगे। अब वो प्राणी जो है यूनिक है,
उनको कुछ समझा नहीं सकते, वो आपको समझा देंगे। वो भिड़ गए तो कह देना सीधे, हाथ ऐसे ऊपर करा, हैंड्स अप। हमारी गलती है। क्यों हर्षित, तुम्हारे साथ तो हुआ था। When a bus or train stops suddenly, the passenger, क्या अच्छा ये तो कभी हुआ होगा, ट्रेन में गिर जाते हैं कुछ लोग यार झटके से, है ना, कोई सोया रहता है तो सडनली ब्रेक लगा। नहीं, सोते टाइम होता है, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, इनएक्टिव मोड में रहते हैं, तो उसमें क्योंकि मेरे सामने हुआ है स्लीपर में, ठीक है, तो इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक है, इनसाइड लीन फॉरवर्ड, या फिर आप नीचे निपट ही जाते हो। ठीक है, अ पर्सन हु जंप्स आउट ऑफ मूविंग ट्रेन में फॉल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत होता है इंडिया में, है ना, वीडियोस भी आती रहती हैं कि सिपाही ने किसी को बचा लिया ट्रेन के अंदर जाने से, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो उतरते ही क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, है ना, चलती ट्रेन से उतरेंगे और तुरंत खड़े हो जाएंगे। इससे क्या होगा, वो अगेन अभी वो मोशन में ट्रेन के साथ, जैसे ट्रेन से अलग हुए तो उनकी, अब जब अलग होंगे उस टाइम पर भी उनकी एक स्पीड रहेगी जो कि ट्रेन की स्पीड रहेगी। सडनली वो, अब उनका पैर रुक गया और उनकी अपर बॉडी क्या कर रही है, मोशन में, तो इसीलिए आगे की तरफ गिर जाते हैं। कभी देखना ट्रेन से उतरते टाइम कभी भी कोई पीछे की तरफ नहीं गिरता। फिर से वही वाला फिगर बनाते हैं, देखो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, और ये जो है इनके हाथ हैं, ठीक है, 16 याद आ गई हमको, है ना। जब मैंने हाथ नहीं बनाया था, ठाकुर साहब दिख रहे थे मेरे को। ठीक, अब मैंने ये अलग अलग पार्टिकल्स बना दी, जानबूझ के बनाए। अब देखो, जब ये ट्रेन से डिटैच होंगे तो ट्रेन की डायरेक्शन में इनकी स्पीड होगी हर पार्टिकल की, होगी ना बॉस। अब क्या होगा, सडनली आपने इसको क्या कर दिया, इसकी वैल्यू कर दी 0, क्योंकि आपके कंट्रोल में था। लेकिन अपर बॉडी की स्पीड रही तो ये क्या करेगा, आपको आगे तक खींचेगा, है ना। तो क्या होगा, आप ऐसे करते 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 भाई साहब यहाँ पर, है ना, ठीक, अभी गिर गए। और समझ लो वो कफन लगा हुआ है, क्योंकि वो निपटी है तो इसीलिए उनको ढक दिया। ठीक, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो आपको उतरना है तो ट्रेन को रुकने देना। ठीक, तो ये था आपका इनर्शिया। ठीक, तो इसका मतलब है बॉडी आपकी मोशन रहना चाह रही थी और आपने उसको रेस्ट पे सडनली लिया दिया, इसलिए ऐसा होता है। ठीक, आगे देखिए, एन एथलीट रन्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। तो क्या कह रहे हैं भाई, अगर आपको एक लॉन्ग जंप लेनी है, मान लो किसी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो आपको ये जंप लेनी है, तो आप क्या करोगे, पहले अपना मोमेंटम चेंज करोगे। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, लॉन्ग जंप जाने के लिए हम लोग क्यों दौड़ के आते हैं, खड़े खड़े नहीं पूछ सकते। फोर्स ठीक नहीं कहा तुमने, हाँ बोलो। स्पीड सर, अभी आपने बताया था कि जिस स्पीड से वो आ रहा था उसी स्पीड तो होगा क्या, अगर आप डायरेक्टली जंप करेंगे तो आपका जितना भी फोर्स लगेगा वो उसके जस्ट पहले वाले स्टेट के हिसाब से ही लगेगा, है ना। अब आप अगर भागते हुए आओगे तो आपका मोमेंटम ऑलरेडी मोशन में है, तो जिस पॉइंट पर आप ग्राउंड को रिलीज करोगे, छोड़ोगे, अब ये प्रोजेक्टाइल वाला बात हो गया, है ना। और प्रोजेक्टाइल में एक चीज सीखी थी कि एक्स कंपोनेंट हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो जब रेस्ट करोगे, सडनली जंप करोगे, तो आप जंप करोगे तो आपका वाई कंपोनेंट आ गया, आप एक एंगल पे जंप भी कर दोगे तो एक एक्स कंपोनेंट आएगा जिसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी। लेकिन अगर भागते हुए आएंगे तो हम लोग की ऑलरेडी एक वेलोसिटी रहेगी एक्स एक्सिस के अलोंग, और वो चेंज नहीं होगी जब अपन जंप करेंगे। और वही हमें क्या करेगी, हमें रेंज चाहिए ना, ज्यादा दूर तक चाहिए ना, हमें ऊंचाई चाहिए नहीं। जब बंदा जंप करता है तो उसको क्या चाहिए, यहाँ से उस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में चले जाए, यही तो होता है ना स्टंटमैन वाला। तो उसको चाहिए रेंज, रेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्स कंपोनेंट। ये सब कहां पढ़ के आए थे, पीछे वाले चैप्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम दौड़ के आएंगे तो हमें वो सपोर्ट करेगा और हमारी जंप ज्यादा लंबी होगी, ठीक है। तो द वेलोसिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द रनिंग गेट्स एडेड, ये क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है टू द वेलोसिटी ऑफ द, समझ में आ गया, यही समझा रहे थे। आगे देखिए, a ball is thrown in the upward direction by a passenger sitting inside a moving train, the ball will fall, आगे देखिए, back to the hands of the passenger if the train is moving with constant, सही है कि गलत है, ये समझा दे कोई मुझे, तब जान जाए कुछ। ये है स्टेटमेंट, कह रहा है बॉल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर फेंक दिया, ठीक है। आगे देखिए, बाय पैसेंजर सिटिंग इनसाइड अ मूविंग ट्रेन द बॉल विल फॉल बैक टू द हैंड्स, मतलब उसी के हाथ में गिरेगी अगर, हाँ यस सर, गिरेगी। क्यों ऐसा हो रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया और यूनिफॉर्म मोशन, है ना। रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन केस में एक्सेलरेशन होता है 0,
तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा 0। किसी को कुछ नहीं आता उसके लिए, अगर सर जी A 0 तो F इक्वल टू ma रटा हुआ है, 4 0 हो गया, काम ही खत्म। जब 4 0 होगा तो वो जैसे जाएगा वैसे वापस आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ahead of the passenger if the train is retarding, उसके आगे गिर जाएगा अगर रिटार्डिंग मोशन होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स आपका निगेटिव हो जाएगा, किधर हो जाएगा? नेगेटिव। और आगे देखिए बिहाइंड द पैसेंजर इफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, क्योंकि जिस डायरेक्शन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, ठीक है। देखो भाई ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं नीचे के तीनों पॉइंट, ठीक है। तो पहला वाला समझ में आ गया, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है इसलिए उसके हाथ में वापस आ जाएगा। दूसरा और तीसरा पॉइंट समझ नहीं आया कि रिटार्डिंग और आपका एक्सेलरेटिंग में आगे और पीछे क्यों गिर रहा है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो ट्रेन की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये है ना, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब क्या हो रहा है? मैंने बोला एक्सेलरेट हो रहा है, थर्ड वाला केस, ठीक। या फिर रिटार्डिंग देख लेते हैं। रिटार्डिंग में क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपोजिट होगा कि नहीं होगा, है ना। और आपका पैसेंजर यहां से बॉल को वर्टिकल मोशन करा रहा है ना। अब क्या कह रहे हैं? रिटार्डिंग होगा तो क्या होगा? उसके आगे गिर जाएगा या पीछे गिर जाएगा? रिटार्डिंग के केस में आगे गिर जाएगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है? जब भी आप जिस डायरेक्शन मोशन कर रहे हो उसके अपोजिट। अभी सुनना ध्यान से, तुम कहोगे सर फोर्स तो इधर लगेगा ना, मैं कहूंगा गधे हो, ध्यान से देखो भैया, एक्सेलरेशन डायरेक्शन ही होती है फोर्स। अब ट्रेन इसके अपोजिट लगेगा तो फोर्स क्या लगेगा बॉल के ऊपर? फोर्स तो हमेशा ट्रेन के वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जब ब्रेक लगता है तो आगे झुकते हो पीछे झुक जाते हो? आगे झुकते हो ना। उसका रीजन सिंपल है, अभी समझाया था। आपका जिस भी डायरेक्शन में आपका जैसे देखो इनर्शिया क्या सिखाया था मैंने, आप प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो तो जो प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन होगा ब्रेकिंग के टाइम पे जो फोर्स लग रहा है वो बैकवर्ड फोर्स लग रहा है प्लेटफॉर्म पे। इसका मतलब आपके पैर के ऊपर ही फोर्स क्या लगेगा? बैकवर्ड, लेकिन आपके अपर बॉडी पे आगे की तरफ। इसी प्रकार से जो भी इस हवा में है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा? आगे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। तो कहां गिरेगा ये बॉल? उसके सामने गिर जाएगा, फॉरवर्ड गिर जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि ट्रेन क्या करने लगी, अब एक्सीलरेट करने लगी, तो जब एक्सीलरेट होती तो फिर पीछे झुकते हैं कि आगे झुकते हैं? पीछे, ठीक है। तो ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू ट्रेन, ठीक। अब क्या होगा? रिएक्शन फोर्स कहां जाएगा? रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ जाएगा। तो ये बॉल कहां जाएगी? पीछे जाएगी या आगे जाएगी? पीछे। समझ में आ गया? अगर ये बॉल प्लेटफॉर्म पे होती तो आगे ही चलती। अगर हम क्या कर दें, जमीन पे रख दें कोई सामान, अच्छा देखो कभी बैग वैग नहीं खसकता ट्रेन में, है ना। जितने लोग ऊंचाई पे होते हैं प्लेटफॉर्म से, उनके सबसे ऊपर जो बैठता है उसको सबसे झटका लगता है। सबसे नीचे जो रहता है जमीन पे कोई बैठा है उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो हल्का फुल्का ऐसे हो रहा है। लेट जाओ तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है? क्या सिखाया था मैंने? जितना प्लेटफॉर्म के करीब उतना ही फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर प्लेटफॉर्म के साथ साथ ही आप चल रहे हो, ठीक है। और कभी भी देखो बैग गिरता है तो ऊपर से गिरता है, नीचे नहीं गिरता। अगर किसी ने सीट पे, इसीलिए कहते हैं सीट पे बैग मत रखो, है ना। साइड में रैक जो बनती है, अगर ध्यान से स्ट्रक्चर देखो तो इंजीनियर लोग दिमागी होते हैं, वो ऐसे बनाते हैं। वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है आपका, जो मोशन हो रहा है उसके अलाइनमेंट में रहता है, वहां से गिरेगा ही नहीं कभी। क्योंकि अगर आगे खसकेगा तो इसी रैक पे ही खसकेगा, आगे और पीछे, नीचे नहीं आ सकता। लेकिन अगर सीटिंग पे करोगे तो सीटिंग सामने होती है। अब अगर आपके ऐसे चल रही है ट्रेन तो ये आपकी सीटिंग है, तो यहाँ से खसक के नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और रैक ऐसे होती है, ट्रेन के साथ साथ चल रही है। तो बनाने वाले ने बड़े दिमाग से बनाया, लेकिन इस्तेमाल करने वाले अपना ही दिमाग, है ना। जहां जगह अच्छा, कुछ लोग तो उस पे भी सो जाते हैं जिस पे आप लगेज रखते हो। नहीं, ये आप ये कह लो कि हमारे देश की स्थिति ऐसी है, ये कह लो सिचुएशन, आदमी जाएगा तो है ही, जहां मिलेगा वहां बैठेगा। इंडियन रेलवे इसीलिए तो है। अब हर कोई तो एसी में नहीं बैठ के जाएगा ना तुम्हारी तरह। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे तो सीखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। थैंक यू।